माइक दो, धन्यवाद। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने O2 डिस्कस की थी। O2 के अलावा जेई मेंस और जेई एडवांस और है, तो चलिए आज जेई मेंस और जेई एडवांस भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस की। क्वेश्चन नंबर 6 जेई एडवांस। एक एडियाबेटिक कंटेनर है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस है, लेकिन आइडियल गैस नहीं है, लिक्विड है, जिसका हमने प्रेशर जो है स्ट्रिक्टली 100 बार कर दिया। स्ट्रिक्टली वर्ड का मतलब ये होता है सडनली। सडनली यानी प्रोसेस को कैसे किया हमने? इरिवर्सिबली। तो इरिवर्सिबली प्रेशर 1 बार से 100 बार कर दिया। अब ये लैंग्वेज जो है इतनी सही नहीं है, लिखा हुआ देन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 बार वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 1 ml। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि जैसे ही आपने प्रेशर 100 बार किया, उसके कारण वॉल्यूम 1 ml से कम हो गया। यानी एक ही स्टेप है, लिखा हुआ ऐसे जैसे ऐसा लग रहा है कि 2 स्टेप हो रही, नहीं 2 स्टेप नहीं है। हमने प्रेशर बढ़ाया 100 बार का, तो वॉल्यूम उसके कारण 1 ml कम हो गया। तो यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है वहां पर P एक्सटर्नल कितना हो गया? 100 बार वर्क डन, और वर्क डन और डेल्टा U बराबर होंगे, क्योंकि प्रोसेस क्या होगा? एडियाबेटिक। तो वॉल्यूम P एक्सटर्नल 100 बार, वॉल्यूम 1 ml से कम हो रहा है, तो -1 ml। तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 100 बार इंटू ml, बार इंटू ml। इसको आपको कन्वर्ट करना होगा 10⁵ और ये 10⁻⁻⁶। तो ये जो भी यूनिट यहाँ पर आ रही है, या तो पास जूल में निकालना चाहो तो ये कन्वर्ट करना होगा ml को लीटर में, लीटर को फिर बार इंटू लीटर। तो ये 0.1 बार इंटू लीटर, जिसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 जूल आ जाएगा। ये आ गया डेल्टा यू, और फिर डेल्टा यू से क्या निकालना होगा? डेल्टा एच। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1 ही फॉर्मूला लगेगा। NR डेल्टा टी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये लिक्विड है, आइडियल गैस नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद करो। मैंने आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशनशिप के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। सेकेंड डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, और थर्ड डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस NR डेल्टा टी। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ये आया था तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसे गलत किया था, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसे गलत किया था, क्योंकि तब तक बहुतों को एडियाबेटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का आइडिया नहीं था। तो ऐसा लगता था कि एडियाबेटिक कोई भी प्रोसेस हो पीवी की पावर गामा ही फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम इसे केयरफुली रीड करें क्वेश्चन नंबर 8 को, तो एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और मैंने आपसे कहा था कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा। तो ये एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का प्रोसेस है, पीवी की पावर गामा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो T2 कैसे निकालोगे? NCV T2 माइनस T1 इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये खैर में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1 लगेगा। बहुतों को क्वेश्चन नंबर 13 में कंफ्यूजन है, होना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही सही नहीं है, तो क्या करें। क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है वो मैं बताता हूं। ये जो कर्व यहाँ पर इस तरह से दे रखा है, एक तो सॉलिड कर्व इस तरह से दे रखा है, एक इस तरह से दे रखा है।
दोनों के वर्क डन को हमें कुछ कंपेयर करना है, तो ठीक है, इसका वर्क डन तो एरिया अंडर द कर्व से इजीली निकाला जा सकता है, लेकिन इसका वर्क डन हम कैसे निकालें, यहां पर प्रॉब्लम है, बिकॉज ये नहीं दे रखा कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, पॉलीट्रोपिक है, क्या है, इसकी इक्वेशन नहीं पता है। एक्चुअल में ये डेटा भी जो एक्स और वाई एक्सिस पर लिखा हुआ है राइट नाउ ये एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, तो जब हम इस डेटा को कुछ कंपेयर करते हैं तो यहां पर जरूरी नहीं हो ये एग्जैक्टली सही हो, बट कुछ जगह ये P1 V1 की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, कुछ जगह वो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 की कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। दो गिवन होना चाहिए, कोई भी कर्व हो तो प्रोसेस की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि प्रोसेस कौन सा है, तभी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस कौन सा है वो पता होना चाहिए, यानी राइट नाउ इसे हम मान रहे हैं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसके लिए आइसोथर्मल के और इसके लिए एरिया अंडर द कर्व से हम वर्क डन निकाल सकते हैं, और ये सिंपलेस्ट वे है और कोई तरीका नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं। पहले भी आप ग्रुप में भी बहुत सारा डिस्कस कर चुके हो, वहां पे भी मैं आपको बता चुका हूं, इसको हमें आइसोथर्मल मान के नहीं पड़ेगा, और कोई प्रोसेस आप मानोगे तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, और कर्व की इक्वेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14, एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, कंपेयर करना है कुछ पैरामीटर्स को, तो आई थिंक बहुत क्लियर है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन एक ही पॉइंट में होता है, सी ऑप्शन में वर्क डन, वर्क डन किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो जहां तक हम बात करें वर्क डन की, तो यहां पर मोड नहीं लगा हुआ है, अगर मोड नहीं लगा हुआ है तो हमेशा विथ साइन ही आप कंपेयर करोगे, तो आइसोथर्मल का वर्क डन यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज तो ज्यादा है, लेकिन उसका साइन नेगेटिव है, तो इसीलिए विथ साइन अगर हम कंपेयर करेंगे तो एडियाबेटिक का ज्यादा होगा, इसीलिए सी ऑप्शन गलत होगा, सी ऑप्शन गलत होगा। ये क्वेश्चन जो है 2012 में आया था, मैं आपको बता दूं, जेई ने पहले इसका एक ही आंसर दिया था, यानी बी और डी ही आंसर दिए थे, शायद बी नहीं, क्या पूछा इसके अंदर, नहीं, पहले ए और डी ही आंसर दिए थे, बी तो गलत ही है, ए और डी आंसर दिए थे, बाद में उन्होंने इसके दो आंसर कर दिए, ए और डी को भी सही माना, ए डी को भी सही माना और ए सी डी को भी सही माना, लेकिन वो एक एडिशनल आंसर था, लिसन इट केयरफुली, तो अगर मोड नहीं लगा हुआ है तो हम तो विथ साइन ही उसे कंपेयर करेंगे, बाकी तो ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन वही सारी चीजें जो कर्व में होती है, यहाँ स्टेटमेंट वाइज लिखी हुई, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है इसको। देन क्वेश्चन नंबर 19, हाँ ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसमें ए से बी, बी से सी, सी से 3 पाथ है, किसी के लिए वर्क डन को कंपेयर करना है, तो किसी के लिए डेल्टा यू को कंपेयर करना है, तो किसी का डेल्टा एच कंपेयर करना है, तो सीधा सीधा सा है, हाँ पहले सब प्रोसेस के क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू लिख दो, हर एक का ए से बी का, बी से सी का, सी का ए, सी से ए का, और फिर आप उनको कंपेयर करो, बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कितना जल्दी आप करते हो वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, तो बाकी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंगल ऑप्शन चेक करना हो तो वो आसान होता है, बट एक साथ इतने सारे ऑप्शन को कंपेयर करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ये तो बात हुई जेई एडवांस की। जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन। अब यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट आपको लिखवाया था, सीवी सीपी जो होते हैं इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर चेंज होने पर इनकी वैल्यू चेंज होती है, ये हमें पता है, और क्या पता है, सब्सटेंस बदलने पर इनकी वैल्यू बदलती है, ठीक है, और प्रोसेस टू प्रोसेस भी ये चेंज होते हैं, तो राइट नाउ तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में या तो सीपी की बात हो रही सीवी की, लेकिन अब ऑप्शन 4 की मैं बात करूं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सीवी कांस्टेंट है, बिकॉज सीवी सीपी ये जो वैल्यूज है किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, तो वॉल्यूम बदलने पर सीवी की वैल्यू तो नहीं बदलेगी, तो ऑप्शन 4 सही है। और ऑप्शन 1 की मैं बात करूं तो प्रेशर बढ़ने पर सीपी बढ़ रहा है, जबकि नहीं बढ़ना चाहिए बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया।
जहां तक हम बात करें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 की, हमें ये पता है कि टेम्परेचर बदलने पर मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू बदलती है, इंटरनल एनर्जी भी बदलती है, बट वो कैसे वेरी करती है इसका हमारे पास कोई एक फॉर्मूला नहीं है। बढ़ती है ये पता है, लेकिन कैसे बढ़ती है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो वो इनकरेक्ट ऑप्शन डेफिनेटली फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट है ही है, तो इसलिए आंसर इज 1। सेकंड और थर्ड ये कर्व ऐसे ही होंगे और किसी तरह से भी हो सकते हैं, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, देन इसी के अंदर एक और क्वेश्चन, इसको ढंग से सुनना, 13 क्वेश्चन, ये नोट कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं। इसमें एक तो जो पीछे आंसर दे रखा है 13 का वो गलत है, जो जेई मेंस वालों ने दिया था। आंसर या तो इसका 3 होगा या इसका आंसर 4 होगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कैसे वो मैं बता रहा हूं। अगेन क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है, क्लियर लैंग्वेज नहीं है। यहां पर कंसिडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, जो कर्व बने हुए हैं उसमें मोड वर्ड यूज हो रहा है, यानी हमें मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। तो फॉर्मूला NRT ln V2 अपॉन V1, एक्सपांशन हो रहा है तो V2 ज्यादा होगा और V1 कम होगा डेफिनेटली। तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मैं इसको हटा देता हूं, चाहो तो आप ये कह दो कि हमने मोड लगा दिया, तो यानी अब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फाइनल वॉल्यूम V है, मैं इसको अलग कर लेता हूं, NRT ln V माइनस NRT ln V1। ठीक है, अब ये इनिशियल वॉल्यूम है, इसको तो मैंने लिख दिया V इनिशियल। हाँ, यहाँ पर नहीं दे रखा कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। कर्व किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, वर्क डन, ये तो हमारा हो गया y और ये हमारा हो गया x। ये इस क्या हो गया इसका स्लोप, और ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई इंटरसेप्ट। ये ऐसे ही आपको नोट्स में लिखना है अच्छी तरह से, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब इस क्वेश्चन को करो आपको पता हो कि यह सॉल्यूशन कहाँ लिखा हुआ है। होता है कि आप भूल जाते हैं, अगर आप अभी आपने कहीं नोट नहीं किया तो 15 दिन बाद आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि मैंने इसको कैसे बताया है। स्लोप, अब जहां तक देखिए स्लोप ये तो समझ में आ रहा है पॉजिटिव है, क्योंकि NRT में से सब पॉजिटिव है, तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा। स्लोप भी पॉजिटिव होगा तो ठीक है, आप यहां से पॉजिटिव स्लोप सबका ही पॉजिटिव है, तो इससे तो हम किसी आंसर पे नहीं पहुंचे। हाँ, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम देखें तो सभी कर्व ऐसे जिसमें T2 का स्लोप ज्यादा है, T1 का कम है, तो यहां से भी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं। तो स्लोप से तो हम किसी भी, क्योंकि स्लोप के अकॉर्डिंग तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इससे तो कोई फायदा नहीं मिला। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हम देख रहे हैं कि कुछ कर्व्स में पॉजिटिव है, कुछ में नेगेटिव है और कुछ में इंटरसेप्ट 0 है। अब वो डिपेंड करता है इस पर V इनिशियल पर, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है या नेगेटिव इंटरसेप्ट है, वो सब इस पर डिपेंड करेगा V इनिशियल पर, और V इनिशियल हमें नहीं दे रखा है। हाँ, लेकिन ये क्लियर है कि चाहे टेम्परेचर T1 हो या T2 हो, अगर V इनिशियल 1 से कम है तो इंटरसेप्ट क्या होगा पॉजिटिव। V इनिशियल 0 है तो इंटरसेप्ट भी क्या होगा, ये ऐसा का ऐसा सॉल्यूशन लिख लेना, मैं फिर से, और V इनिशियल ग्रेटर देन 1 है तो इंटरसेप्ट क्या होगा नहीं। यानी ये क्लियर है कि चाहे टेम्परेचर T1 हो चाहे टेम्परेचर T2 हो, या तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा या इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा या 0 होगा। जबकि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में हम देखें, ऑप्शन 1 में T1 पर इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो T2 पर नेगेटिव है, जो कि गलत हो गया, जो कि गलत हो गया। ऑप्शन 2 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन 2 के अंदर एक का 0 एक का नेगेटिव, वो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 3 और 4 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन 3 के अंदर दोनों ही इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, और ऑप्शन 4 के अंदर दोनों ही इंटरसेप्ट क्या है 0 है। दोनों ही इंटरसेप्ट 0 है, तो इसका मतलब ऑप्शन या तो 3 सही हो सकता है या ऑप्शन 4 सही हो सकता है। राइट, तो ये अच्छी तरह से नोट कर लेना ताकि आप बार बार नहीं पूछो इस क्वेश्चन को। बाकी जो रिसेंटली क्वेश्चंस आए हैं वो हम कर चुके हैं, तो कोई खास बात नहीं।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एंट्रोपी वाले पार्ट पर आते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। फोन कर लो यार, फोन कर लो, ना कर लो तो। लास्ट क्लास के अंदर हमने आइसोथर्मल के क्वेश्चंस किए थे। आइसोथर्मल में डेल्टा एस सिस्टम भी निकाला था, डेल्टा एस सराउंडिंग्स भी निकाला और डेल्टा एस यूनिवर्स भी निकाला था। अब हम उसी को आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था उसमें मैं आपको फिर से बता देता हूं, तीनों पार्ट में डेल्टा एस सिस्टम सेम आया था। तीनों में डेल्टा एस सिस्टम सेम था बिकॉज सिस्टम को हम 10 एटमॉस्फेयर से कहां लेके जा रहे थे, 1 एटमॉस्फेयर, चाहे रिवर्सिबली जाओ चाहे इरिवर्सिबली जाओ, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो एंट्रोपी चेंज भी सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंट्रोपी चेंज सेम होगा तो तीनों का डेल्टा एस सिस्टम सेम आया था। कितना आया था? आर एल एन 10, आर एल एन 10। लेकिन अगर हम बात करें डेल्टा एस सराउंडिंग्स की तो तीनों पार्ट का डेल्टा एस सराउंडिंग सेम नहीं था। पहले पार्ट में माइनस आर एल एन 10 था, दूसरे पार्ट के अंदर -9/10 आर था और तीसरे पार्ट के अंदर डेल्टा एस सराउंडिंग 0 था। यहां पर कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है यहां पर कि सर अगर डेल्टा एस सिस्टम सेम है तो डेल्टा एस सराउंडिंग्स भी सेम होना चाहिए क्योंकि सिस्टम तो वहीं से वहीं जा रहा है। बट माइंड करिए इसको, सिस्टम ए से बी जा रहा है। क्या सिस्टम जब भी ए से बी जाएगा सराउंडिंग्स में हमेशा उतना ही चेंज होगा? सराउंडिंग्स में हमेशा उतना ही चेंज होगा? तो ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पर हम देखें तो इसको मैं पहले दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं कि कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई कम एफर्ट्स में करता है तो कोई ज्यादा एफर्ट में करता है, काम वही कर रहा है, लेकिन कोई पर्सन कम एफर्ट में करता है, कोई ज्यादा एफर्ट में करता है, यानी सराउंडिंग्स में जो चेंज आ रहा है वो अलग अलग होगा। या ऐसे यूं समझ लो, मैं कोटा से जयपुर जाता हूं बाई कार, एक तो डायरेक्टली चला जाता हूं, एक दिल्ली होते हुए फिर जयपुर जाता हूं। वैसे आजकल घूमना फिरना बंद है तो वो तो कहीं पे भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी, या मैं मुंबई होते हुए फिर जयपुर जाता हूँ। तीनों केसेस में कार में जो चेंज आएगा वो तो सेम आया, कार के लिए जो चेंज होगा वो तो सेम है, लेकिन मेरी पॉकेट में जो चेंज होगा वो सेम नहीं होगा, सराउंडिंग्स में चेंज सेम नहीं होगा। तो इन तीनों प्रोसेस में सिस्टम ए से बी जा रहा है लेकिन सराउंडिंग्स जो है हो सराउंडिंग्स में चेंज कभी सी से डी हो रहा है, कभी सी से ई हो रहा है, तो कभी सी से एफ का भी हो रहा है, सी से। तो ये चेंज सेम नहीं है, राइट। तो यहां पर इसीलिए तीनों का डेल्टा सराउंडिंग्स अलग अलग आया है। ग्राफिकली भी कह सकते हो, एक आइसोथर्मल एक्सपांशन के अंदर अगर जो हम सेम फाइनल प्रेशर है तो फाइनल स्टेट सेम होती है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं एडियाबेटिक के लिए। फाइंड डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग्स एंड डेल्टा एस यूनिवर्स for 1 mole non-linear
ट्राई एटॉमिक ideal gas undergoing a change from 16 atmosphere 300 Kelvin to 1 atmosphere in adiabatic condition. A part reversibly, B part irreversibly और C part free expansion. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के करना। पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन पहले वर्क डन Q, डेल्टा U, डेल्टा H निकाला था। अब हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग्स। ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग्स कैसे निकालना है वो आपको सोचना होगा। एडियाबेटिक है, 3 तरह से कर रहे हैं, रिवर्सिबली, इरिवर्सिबली, फ्री एक्सपांशन। पहला पार्ट करिए, फिर मैं बताता हूं। सोचिए थोड़ा सा पहले क्या हम कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। डेल्टा एस सिस्टम, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अगर सिस्टम का एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है तो जैसे ही क्वेश्चन आए आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1 या प्रेशर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर गिवन है, लेकिन फाइनल प्रेशर ही गिवन है, टेम्परेचर तो नहीं पता। तो पहला काम फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना होगा, फाइनल टेम्परेचर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? रिवर्सिबल का, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा। ये हम क्वेश्चन एग्जैक्टली पहले भी कर चुके हैं विथ सेम डेटा। तो मैं यहाँ से टेम्परेचर निकाल रहा हूँ, ये टेम्परेचर आएगा 150 केल्विन। पीछे कर चुके हैं इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। टेम्परेचर आ गया, डेल्टा एस सिस्टम आपको निकालना है, तो एन Cp, एन की वैल्यू 1, Cp की वैल्यू पुट कर सकते हैं। Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मोनोएटॉमिक सॉरी टाइएटॉमिक है तो 4R ln T2 150 अपॉन 300 प्लस R ln P1/P2 16 अपॉन 1। इसको देखोगे तो 4R ln 1/2, यहाँ पर 2 की पावर 4 तो 4R ln 2। ये वैल्यू क्या आ गई? 0।
यानी डेल्टा सिस्टम 0 आ गया। क्या लगता है सही आया? हाँ, बिकॉज इसका एक और तरीका है, दो हम तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, लेकिन सिंस यहां पर Q0 है और ये Q जो है एडियाबेटिक का Q0 और राइट नाउ ये जो Q है हमें पता वो Q रिवर्सिबल है, तो इससे सिंस ये Q रिवर्सिबल है इससे, इसलिए हम इससे सिस्टम का एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये Q रिवर्सिबल बाई T, तो ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यस, इसका मतलब आप कह सकते हो कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में, अगर एक एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस सिस्टम हमेशा 0 होगा। चाहो तो नोट कर सकते हो, फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम इज ऑलवेज 0। डेल्टा एस सिस्टम इज ऑलवेज 0। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। क्या सेकेंड पार्ट का डेल्टा एस सिस्टम भी वही रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज अब हम यहां पर एडियाबेटिक में ए से बी नहीं जा रहे हैं। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल अगर आप करोगे तो ए से कहीं और जाओगे, क्योंकि रिवर्सिबल में आप बी पॉइंट पे गए हो, तो इरिवर्सिबल में किसी और पॉइंट पे जाओगे, यानी डेल्टा सिस्टम का आंसर अलग होगा। हाँ, यहाँ पर बहुतों को थॉट आता है फिर से, सर एडियाबेटिक का तो क्यू तो फिर से 0 है यहाँ पर, तो क्या इसको यूज कर ले? नहीं, क्योंकि अब की बार ये क्यू रिवर्सिबल नहीं, क्यू इरिवर्सिबल है। इससे आप सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नहीं निकाल सकते हो, इससे आप सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नहीं निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे सिस्टम का एंट्रोपी चेंज? फिर से वही बोलूंगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, फॉर्मूला डेल्टा सिस्टम निकालने के लिए हमेशा क्या करना होगा? NCP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2। लेकिन यहां पर पहले आपको फिर से क्या निकालना पड़ेगा? T2 निकालना पड़ेगा, जो कि एक बार हम पहले भी कर चुके हैं। NR T2 अपॉन 1 माइनस NR T1 अपॉन 16, यहाँ से T2 निकाला था, रफली वो कितना आया था? 230 केल्विन। तो डेल्टा सिस्टम की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? डेल्टा सिस्टम इक्वल्स टू यहाँ पर C4R ln 230 अपॉन 300 प्लस R ln 16/1। लेकिन डेल्टा सराउंडिंग्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा, ये तो हो गया डेल्टा सिस्टम। क्या माइनस कर दे? नहीं, क्योंकि इरिवर्सिबल है। तो अब डेल्टा सराउंडिंग्स कैसे निकालोगे? तो मैंने क्या कहा था, सराउंडिंग्स का तो एंट्रोपी चेंज अगर निकालना है तो वही Q सराउंडिंग बाई T, उसके लिए ये देखना है कि सराउंडिंग कितनी हीट ले रहा है, कितनी हीट दे रहा है। तो यहां पर क्या कोई सराउंडिंग्स के साथ हीट एक्सचेंज हो रहा है? राइट नाउ एडियाबेटिक में तो नहीं हो रहा है। तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर कभी भी सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, चाहे वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो चाहे वो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो। तो इस Q से हम सराउंडिंग्स का एंट्रोपी चेंज तो निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर सिस्टम का Q 0 है तो सराउंडिंग्स का भी Q 0 होगा। तो Q सराउंडिंग बाई T, तो ये 0 हो जाएगा, चाहे वो Q इरिवर्सिबल हो चाहे वो Q रिवर्सिबल हो, क्योंकि फॉर सराउंडिंग ऑल दी प्रोसेस आर रिवर्सिबल। उसी तरह से यानी डेल्टा सराउंडिंग सेकंड पार्ट में भी 0 और डेल्टा सराउंडिंग फर्स्ट पार्ट का भी 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का भी Q 0 है, फर्स्ट पार्ट का भी Q 0 है। यस, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, डेल्टा सराउंडिंग्स तो हमेशा ही 0 होगा। यस, वापस से बोल रहा हूँ, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा सराउंडिंग्स हमेशा ही 0 होगा, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो। जबकि डेल्टा सिस्टम तभी 0 होगा जब वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल में 0 नहीं होगा। ठीक है, देखिए हर जगह कंडीशंस जो है ना, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, कहीं आइडियल कभी रियल, तो ये बहुत बार यूज करोगे तब जाके ये माइंड में आएगी। तो ये था सेकंड पार्ट। दोनों पार्ट का डेल्टा सिस्टम अलग अलग है, सेम नहीं है। दोनों का डेल्टा सराउंडिंग 0 है, बिकॉज सराउंडिंग के साथ कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। देन अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन के लिए भी मैंने आपसे कहा था ये भी क्या होता है? इरिवर्सिबल। तो NCV T2 माइनस T1 इक्वल्स टू P एक्सटर्नल 0। तो T2 इक्वल्स टू T1 जो कि कितना है 300, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
वो डायरेक्टली भी कह सकते थे एडियाबेटिक है, क्यू जीरो फ्री एक्सपांशन है, वर्क डन जीरो, तो फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू जीरो और डेल्टा यू जीरो तो डेल्टा टी जीरो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा एस सिस्टम अब क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला, लेकिन पहले वाली टर्म जीरो, आर एल एन प्रेशर P1 अपॉन P2, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए एनसीवी एल एन T2 बाई T1 जीरो, तो ये आ गया डेल्टा सिस्टम। हाँ, जहां तक हम बात करें डेल्टा सराउंडिंग्स की, तो कोई सराउंडिंग के साथ हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो डेल्टा सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डेल्टा सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट दोनों को एक साथ करो, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, अब दोनों में डिफरेंस देखना, और अब यहाँ पर आपको इनको मुझे समझाना आसान है, आसान केस है, जैसे मैं कह पा रहा हूँ कि तीनों में आइसोथर्मल का केस है तो डेल्टा सिस्टम सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि आप कह सकते हो तीनों में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, जबकि एडियाबेटिक में डेल्टा सिस्टम तीनों पार्ट का सेम नहीं है, क्योंकि इसमें इनिशियल स्टेट तो सेम है लेकिन फाइनल स्टेट सेम नहीं है। एडियाबेटिक रिवर्सिबल में फाइनल स्टेप कुछ और है, इरिवर्सिबल में कुछ और है, और फ्री एक्सपांशन में कुछ और तरीके से है, तो तीनों के अंदर फाइनल स्टेप जो है वो यहाँ पर सेम नहीं है, इसीलिए तीनों में डेल्टा सिस्टम अलग अलग आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, एक नहीं दो नहीं, बहुत बार आपको करना होगा, रिपीट करना होगा, तब जाके क्लियर होगा, इससे एंट्रोपी और आपको समझ में आएगी। जो एंट्रोपी में मैं आपको समझा रहा हूँ कभी, यानी क्यू रिवर्सिबल की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको तभी समझ में आएगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई कैसे हम डेल्टा सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग्स निकाल सकते हैं, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस हमने किए हैं शीट में, इवन जेई के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस यही होंगे, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली ये कि ये क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है, बाकी सेम क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, और ऐसा नहीं एक बार से ज्यादा बार आए हुए हैं, तो केवल आपको प्रैक्टिस करनी। इनफैक्ट मैं बता दूं फिजिक्स में भी आए हुए हैं, फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स में भी एंट्रोपी पे क्वेश्चन आए, आप यही फॉर्मूले लगा सकते हो। और एक और चीज मैं बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स की इस चैप्टर का वेटेज अगर आप देखोगे तो जेई में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए एक तो इसका कारण क्या है कि केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। हाँ, फिजिक्स में एंट्रोपी और ये वाला पार्ट इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी फिजिक्स में भी है, तो उसके कारण इसका वेटेज जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा बहुत पूछा जाता है, इवन मैं आपको बता दूं जेई 2017 और 18 के अंदर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अराउंड 4-5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप सोचो 4 to 5 क्वेश्चंस बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि अगर आप उसको परसेंटेज वाइज कंपेयर कन्वर्ट करोगे तो 5 to 6%, जबकि मैं आपको बता दूं टोटल केमिस्ट्री का वेटेज होता है 33%, उसमें से आप फिजिकल का निकालो रफली तो 11% आता है, और अगर आप सोचो अगर केवल थर्मोडायनेमिक्स का 4 to 5% हो गया वो तो बहुत ज़्यादा है। याद रखना 4 to 5%, उसमें मैंने एक दो क्वेश्चन किसके भी ऐड किए हैं, फिजिक्स के, तो अच्छा खासा वेटेज आ जाता है। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये तो बात हुई एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूले, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग्स, वो हमने सब यहाँ पर डिस्कस किया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, ये सारे फॉर्मूले तब है जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। क्या होगा अगर कोई केमिकल और फेस चेंज हो रहा है, तो यहां पर अब हम केमिकल और फेस चेंज वाले केसेस को भी अलग अलग करेंगे। पहले बात करेंगे फेस चेंज की और फिर हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। तो एंट्रोपी चेंज फॉर फेस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन
ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज फॉर फेस ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अब इसको समझने के लिए पहले बहुत ही बेसिक सी कुछ चीजें हमें और समझनी पड़ेगी। क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके अंदर पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। कह सकते हो बहुत ही सिंपल सी एक टर्म है, लेकिन मेरा मानना है कि जो जेई देते हैं ना, इवन जो जेई देते हैं पूरी तैयारी के साथ भी 99% को बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो नहीं पता होता है। और ये एक ऐसी टर्म है जिसको सभी हम जानते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो साइंस लेते हैं, जो साइंस नहीं लेते हैं, सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट वर्ड क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुना सबने है, समझ में किसी को नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, कब डिफाइन होता है, ये नहीं पता है। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, अपने आप आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, लेकिन उससे पहले चलिए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इसकी दो डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। एक, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस, वेपर, गैस बोलो या वेपर बोलो एक ही बात है, एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, exist in equilibrium, temperature at which liquid and vapor exist in equilibrium. दूसरी डेफिनेशन, temperature at which vapor pressure of liquid equals to external pressure. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, ये दो डेफिनेशन है। एक्सटर्नल या एटमॉस्फेयर, अगर बाहर एटमॉस्फेयर है तो आप एटमॉस्फेयर यूज कर सकते हो। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, ये दोनों डेफिनेशन में से आप कौन सी भी यूज कर सकते हो, जो ज्यादा कन्वीनियंट हो, आपको लगे कि ये ज्यादा कन्वीनियंट है, वो हम यूज कर सकते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन पर मेरे पास लेट से 1 किलोग्राम H2O है, H2O मैंने बोला 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम H2O है। क्वेश्चन मेरा ये है कि 1 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन पर इस H2O की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस। 1 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन पर इस H2O की फिजिकल स्टेट क्या होगी। बहुत ढंग से सुनिएगा, ये चीज बहुत अच्छी तरह से सुनना ही है। 1 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन, यस, मोस्टली जो आंसर मुझे मिलते हैं वो यही मिलते हैं गैसेस स्टेट में। ठीक है, लिख दिया मैंने। अभी क्या सही क्या गलत वो तो बाद में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पर क्या होगा, लिक्विड, क्या लिक्विड होगा, ओनली लिक्विड, ओनली लिक्विड बोलूं या थोड़ी बहुत वेपर्स भी, क्या कहते हो। तो यहां थोड़ा डाउट आता है, डाउट आता है कि नहीं सर एक कंटेनर में आप 300 केल्विन पे भी पानी लोगे तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा ही होगा, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा ही होगा। तो $300 केल्विन पर तो फिर तो कुछ लिक्विड भी होगा और कुछ गैस भी होगा। तो क्या लिक्विड प्लस गैस, लेकिन नहीं, एक और थॉट आता, नहीं सर ये तो टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है, और बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो फिर तो लिक्विड ही होना चाहिए। यानी एक थॉट कह रहा है कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो लिक्विड होना चाहिए। दूसरा थॉट ये कह रहा है कि नहीं, टेम्परेचर जो है, दूसरा थॉट ये कह रहा है कि नहीं लिक्विड है, थोड़ा बहुत तो ये वेपराइज होगा ही होगा, तो लिक्विड प्लस गैस भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। एक और क्वेश्चन पुट कर देता हूं उससे पहले। 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन पर क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन पर क्या होगा। तो यहां पर तो हम कह ही रहे हैं ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो लिक्विड प्लस गैस दोनों ही होंगे। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मेनली कंफ्यूजन किसमें, इस वाले पार्ट पर है। आई थिंक कह सकते हो यहां पर भी हमें कंफ्यूजन नहीं है, यहां पर भी नहीं है, लेकिन यहां पर अब वापस से आते हैं।
अगर मैं इसको वापस से बात करूं तो 300 केल्विन, अगर इस एंगल से देखें कि ये बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो केवल लिक्विड होगा, बात कुछ हद तक लगता सही है। लेकिन दूसरे एंगल से देखें कि ये इस कंटेनर के अंदर 300 केल्विन पर हमने लिक्विड लिया तो कुछ ना कुछ वेपराइज तो होगा, तो लिक्विड प्लस गैस दोनों होगी। और अगर मैं लिक्विड प्लस गैस को सही मानूं तो यहां पर भी अगर लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट कर रही है तो फिर तो 300 केल्विन भी वाटर का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर लिक्विड प्लस गैस मैं कहता हूं तो 300 केल्विन भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिकॉज यहां पर लिखा हुआ टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। हाँ, बहुतों को ये लगता नहीं सर यहां पर लिक्विड और गैस तो होगी लेकिन वो इक्विलिब्रियम पर नहीं होगी, वो इक्विलिब्रियम पर नहीं होगी। अब इस सेंटेंस को भी थोड़ा सा समझना होगा। मैंने आपसे पूछा कि लिक्विड और गैस दोनों है, तो आपने कह दिया नहीं सर वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। इक्विलिब्रियम पर नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब पता है क्या होता है, कि मतलब वहां कुछ चेंज हो रहा है। और कुछ चेंज हो रहा है तो अगर 2 मिनट पहले आपने बोला कि इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो अब तक तो कुछ चेंज हो गया होगा, और 2 मिनट बाद और कुछ चेंज हो जाएगा अगर इक्विलिब्रियम नहीं है। आप और मैं कोई भी आंसर जो देते हैं वो तभी दे सकते हैं जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाए, तभी आंसर दे सकते हो आप। यानी जब कोई चेंज नहीं हो रहा हो तभी आप आंसर दे दो। अगर चेंज हो रहा तो आपका आंसर तो बदल जाएगा। इसको मैं ऐसे पुट करूं, सपोज करो आपसे मैं पूछता हूं कि सपोज आप में से कोई 5th फ्लोर से जंप करता है, भगवान नहीं करे ऐसा आप कुछ कर रहे हो, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। तो अब मैं आपसे पूछूं कहां गिरोगे, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर 2nd फ्लोर पर, क्योंकि 2nd फ्लोर होते हुए फिर 1st फ्लोर, फिर ऐसे जाओगे, ऐसे बोलोगे क्या? आप आंसर क्या देते हो? हाँ मुझे पता फाइनल आंसर कुछ और है यहाँ पर, बट फिर भी ग्राउंड पर, यानी फाइनली, क्योंकि अगर आप 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर बोलते हो तो वहां तो चेंज हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम नहीं है, फाइनल आंसर आप देते हो। तो कोई भी आंसर आप और हम देते हैं वो फाइनली ही देते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि लिक्विड और गैस दोनों है लेकिन वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है, तो मैं आपको बताऊं आप मुझे आंसर ही इक्विलिब्रियम का दो, और वही हम हमेशा देते हैं। तो यहां पर भी अगर आपको लग रहा नहीं कि लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो इक्विलिब्रियम वाला आंसर दो, बिना इक्विलिब्रियम वाला आंसर नहीं चाहिए। तो वो क्या होगा फिर, नहीं पता चल रहा। अब मैं बताता हूं ये क्या आंसर होगा। यहां पर ओनली गैस है, यहां पर ओनली लिक्विड है, और यहां लिक्विड प्लस गैस है। कैसे, उसको समझने के लिए आपको कंटेनर से स्टार्ट करना होगा, और केमिस्ट्री के अंदर इन कंटेनर की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। और कंटेनर 2 तरह के होते हैं, एक जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और एक जिसका प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब कंटेनर में क्या लगा होना चाहिए, पिस्टन। ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप कुछ इमेजिन कर रहे हो प्रोसेस को, तो वो कंटेनर कौन सा है वो पिक्चर आपके माइंड में सही सही बननी चाहिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो ये वाली पिक्चर, प्रेशर कांस्टेंट तो ये वाली पिक्चर, और ये सारा जो डिस्कशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट वाला, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे इन सब में प्रेशर कांस्टेंट, और इन सब में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कंटेनर कौन सा होना चाहिए, जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। इस कंटेनर से रिजल्ट आएंगे। कंफ्यूजन सारा कहाँ क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप इस कंटेनर से भी सोच रहे हो। पहले मैं आप इससे समझाता हूँ, इस कंटेनर से क्या ये सब कुछ क्लियर होगा, पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं 1 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन। इमेजिन करो एक कंटेनर है जिसमें बाहर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर मैंने पानी भर दिया किस टेम्परेचर पर, 400 केल्विन पर, और हम सबको पता है वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है 373 केल्विन पर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो 400 केल्विन पर तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। रफली एक डेटा ले रहा हूँ, मान लेता हूँ ये कितना हो गया 1.1 एटमॉस्फेयर। 1.1 एटमॉस्फेयर मैंने इस पिस्टन को होल्ड किया हुआ है। पिस्टन को अगर मैंने पकड़ा हुआ है तो बाहर के प्रेशर का अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर इस पिस्टन को होल्ड किया हुआ है तो इस कंटेनर में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। अब क्या होगा, ये पानी वेपराइज होगा। कब तक वेपराइज होगा, जब तक प्रेशर यहाँ 1.1 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता। जैसे ही प्रेशर 1.1 एटमॉस्फेयर आएगा वेपर प्रेशर के बराबर, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा, और उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। और एक चीज बता दूं, यहाँ पर भी पूरा पानी वेपराइज नहीं हो रहा होगा अगर अभी राइट नाउ देखा जाए तो। कब तक होगा, जब तक प्रेशर 1.1 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता। राइट नाउ अभी बाहर के प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि आपने इस पिस्टन को होल्ड किया हुआ। अब आपने क्या किया, जब यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया, मैंने इस पिस्टन को
छोड़ दिया, मासलेस पिस्टन की तरह सोचना इसको, छोड़ दिया, बाहर का प्रेशर 1, अंदर का प्रेशर 1.1, क्या होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ का प्रेशर कम होगा, और जैसे ही यहाँ का प्रेशर 1.1 से कम होगा ये लिक्विड वापस अपने आप को वेपराइज करेगा ताकि यहाँ का प्रेशर फिर से 1.1 हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन, तो ये लिक्विड यहाँ कितना प्रेशर चाहेगा 1.1। तो क्या हुआ, पिस्टन थोड़ा ऊपर गया, अंदर का प्रेशर कम हुआ तो कुछ पानी फिर से वेपराइज हो गया और अंदर का प्रेशर कितना हो गया 1.1, बाहर का प्रेशर 1, अंदर का फिर से 1.1, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर वाटर वेपराइज होगा, फिर अंदर का प्रेशर 1.1 हो जाएगा, फिर पिस्टन बाहर का 1 है तो फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर अंदर का प्रेशर कम होगा, फिर पानी वेपराइज होगा। यानी सीधी सी बात है, पिस्टन चाहता है कि अंदर का प्रेशर भी बाहर के बराबर हो, यानी 1 एटमॉस्फेयर हो, और ये वाटर एट 400 केल्विन ये चाहता है कि अंदर का प्रेशर 1.1। ना तो पिस्टन मानने वाला है ना ये वाटर, ये चाहता अंदर प्रेशर 1.1, पिस्टन चाहता अंदर प्रेशर 1, पिस्टन ऊपर जाएगा पानी वेपराइज होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा पानी वेपराइज होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक टाइम आएगा जब यहाँ पर एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बचेगी, और जब ये लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बचेगी तो अभी भी पिस्टन तो नहीं मानने वाला, पिस्टन ऊपर जाएगा, अंदर का प्रेशर 1.1 से कम होगा तो ये लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज होगी, ये लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज होगी। अभी तक तो अंदर का प्रेशर 1.1 है, लेकिन अब जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो अंदर वेपराइज होने के लिए कोई लिक्विड नहीं है, अब अंदर का प्रेशर 1.1 से कम होगा, अब लिक्विड वाटर है ही नहीं, अब वो 1.09, 1.08, 1.07 होते 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 फाइनली क्या जाएगा 1 हो जाएगा, बाहर का भी 1, अंदर का भी 1, और अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। Yes, this is the water H2O, liquid water नहीं बोला, H2O at 1 atmosphere and 400 Kelvin, लेकिन पूरा का पूरा किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में, पूरा का पूरा गैसेस स्टेट में, कोई लिक्विड वहां पर नहीं है, तो 1 atmosphere 400 Kelvin only gas। Then 300 पे बात करते हैं, बाहर का प्रेशर वही 1 एटमॉस्फेयर, यहां पर डाल दिया 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर H2। अब 300 केल्विन पर फिर से पिस्टन को होल्ड किया हुआ था, वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर मान लेते हैं 300 केल्विन पर 40 mm, कुछ भी डेटा ले रहा हूँ मैं, mm, जो कि ऑब्वियसली इससे बहुत कम है, यहाँ 40 mm तक वेपराइजेशन होगा और फिर सिस्टम किस स्टेट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। अब जब यहाँ सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया, अब हमने पिस्टन को छोड़ दिया, क्या पिस्टन ऊपर जाएगा, नहीं, इस बार पिस्टन ऊपर नहीं नीचे आएगा। जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा यहाँ का प्रेशर 40 mm से ज्यादा होगा, जैसे ही प्रेशर 40 mm से ज्यादा होगा क्या होगा, यहाँ पर ये वेपर्स कंडेंस हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर 40 mm से ज्यादा होते ही कंडेंसेशन होगा, तो यहाँ पर प्रेशर फिर 40 mm हो गया, बाहर का कितना है 1, फिर पिस्टन नीचे आएगा, फिर प्रेशर 40 से ज्यादा होगा, फिर वेपर्स कंडेंस होगी, फिर 40 हो गया, फिर पिस्टन नीचे आएगा, फिर वेपर्स कंडेंस होगी, फिर पिस्टन नीचे आएगा, फिर वेपर्स कंडेंस होगी, क्योंकि अंदर का प्रेशर 40 से ज्यादा हो नहीं सकता। जैसे ही होगा कंडेंसेशन होगा, धीरे धीरे पिस्टन नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब थोड़ी सी वेपर्स बची हुई है फिर भी पिस्टन नीचे आएगा, और फाइनली ये पिस्टन किसकी सरफेस को टच करेगा, लिक्विड की सरफेस को, कोई वेपर नहीं बचेगी यहाँ पर, क्योंकि वेपर का प्रेशर केवल 40 mm था, वो कंडेंस होती जाएगी, तो फाइनली ये पिस्टन जो है लिक्विड की सरफेस को टच करेगा। यस, दिस इज द वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 300 केल्विन और ओनली लिक्विड, ओनली लिक्विड। और अगर थर्ड केस में लेता हूं, थर्ड केस 373 केल्विन, बाहर का प्रेशर 1, 373 पर हमें पता है सबको वेपर प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, ये पानी वेपराइज होगा कब तक, जब तक प्रेशर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता, जब तक प्रेशर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता, बाहर का प्रेशर 1, अंदर का भी 1, पूरा सिस्टम किस स्टेट में, इक्विलिब्रियम पे। पिस्टन को होल्ड किया हुआ था अभी तक तो हमने, लेकिन अब मैंने पिस्टन को छोड़ दिया, पिस्टन को छोड़ दिया, क्या होगा, बाहर का भी 1 है, अंदर का भी 1 है, पिस्टन मूव नहीं करेगा,
प्रेशर किसके बराबर, वेपर प्रेशर के बराबर, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम, यानी जब आप पिस्टन छोड़ोगे यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यानी लिक्विड भी है गैस भी है। अब आप दोनों डेफिनेशन लगा सकते हो, दोनों डेफिनेशन है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। और दूसरी डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ लिक्विड और गैस दोनों नहीं, यहाँ केवल लिक्विड है, यहाँ केवल गैस है, यही वो सिचुएशन है जहाँ लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करें, इसीलिए 373 केल्विन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और वो भी कब, जब 1 एटमॉस्फेयर। हाँ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हो, हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ वेरी करता है, आप बॉइलिंग पॉइंट बदल सकते हो, 400 केल्विन पानी का बॉइलिंग पॉइंट कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पर आपको प्रेशर 1.1 करना होगा, यानी किसके बराबर, वेपर प्रेशर के बराबर। 300 केल्विन कर सकते हैं, अगर बाहर का प्रेशर कितना कर दिया, 40 mm, बट 1 एटमॉस्फेयर पर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 373, राइट। तो ये रिजल्ट इस तरह के कंटेनर से आएंगे। अब कंफ्यूजन कहां होता है, जब आप इस तरह के कंटेनर की बात करते हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट टर्म है वो इस तरह से डिफाइन हुआ है, जब कंटेनर में क्या लगा होना चाहिए, पिस्टन लगा होना चाहिए, और प्रॉब्लम ये होती है कि अब हम इस बॉइलिंग पॉइंट को हर कहीं पे भी यूज करते रहे जहां मन किया, यानी ये कंटेनर यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट टर्म लगा दी। अगर इस तरह के कंटेनर में आप पानी भर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूजलेस है, बॉइलिंग पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है। इस तरह के कंटेनर में आप बॉइलिंग पॉइंट को यूज कर सकते हो कि हाँ 373 पर है, लिक्विड और गैस दोनों होंगे। अगर इस तरह का कंटेनर है, टेम्परेचर 373 से ज्यादा है और बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो ओनली गैस, 373 से कम है तो ओनली लिक्विड। अगर आप इस तरह के कंटेनर में पानी डाल रहे हो, बाहर के प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, तो हर एक टेम्परेचर पर वेपराइज होगा, किसी पे कम किसी पे ज्यादा, हर एक टेम्परेचर पर वेपराइज होगा और अल्टीमेटली लिक्विड भी होगी और गैस भी होगी, हर एक टेम्परेचर पर ऐसा होगा। किसी भी टेम्परेचर पर इस तरह के कंटेनर में आप पानी डाल रहे हो तो हर एक टेम्परेचर पर लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करेगी। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट वर्ड ही पिक्चर में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं सर टेम्परेचर 373 से कम है तो कैसे वेपराइज होगा, नहीं होगा क्योंकि वेपर प्रेशर के बराबर होगा। और इवन मैं आपको बता दूं यहाँ पर 400 केल्विन पे भी अगर आप डाल दोगे तो ये पूरा वेपराइज नहीं होगा। कब तक होगा, जब तक पेपर प्रेशर यहाँ पर वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आ जाए। तो ये जो आपने बोला था ओनली गैस, वो भी ये यहाँ पर ओनली गैस, अगर आप इस तरह के कंटेनर को यूज कर रहे हो तो यहाँ पर गैस और लिक्विड दोनों हो सकते हैं। ओनली गैस तो तभी होगा जब कंटेनर इस तरह का होगा, राइट। तो इस तरह के कंटेनर के लिए बॉइलिंग पॉइंट टर्म डिफाइन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं पता होता है, हमें तो ऐसा लगता है बस बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन हो गया, जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इस तरह के कंटेनर में तो आप सीधा सा बोलो कि कोई सा भी सब्सटेंस हो अगर क्लोज्ड है, बॉइलिंग पॉइंट से तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सब्सटेंस डालोगे, क्वेश्चन आता क्या वेपर्स बनेगी, यस। कब तक बनेगी, जब तक प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। अच्छा, बहुत तो कंफ्यूजन होता है, एक काम करते सर 400 केल्विन है, एक काम करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन डाल देते हैं 1 एटमॉस्फेयर पर। जैसे यहाँ पर 400 केल्विन, बाहर का प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेयर, तो अब ये नाइट्रोजन इस पानी पे भी 1 एटमॉस्फेयर लगाएगी, जैसे यहाँ 1 एटमॉस्फेयर लग रहा था। क्या अब ये पानी वेपराइज होगा या पूरा होगा? तो मैं आपको बता दूं, पिस्टन का प्रेशर और इस तरह से गैस के प्रेशर में डिफरेंस होता है। गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती, तो अभी भी ये पानी वेपराइज होगा, अभी भी ये पानी वेपराइज होगा, चाहे वो 400 हो चाहे 300 केल्विन हो। और कब तक होगा, जब तक प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, यानी नाइट्रोजन के डालने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये पानी वैसे ही वेपराइज होगा जैसे पहले हो रहा था। अगर 300 केल्विन टेम्परेचर है तो प्रेशर 40 mm हो जाएगा, 400 केल्विन टेम्परेचर है तो यहाँ प्रेशर 1.1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। नाइट्रोजन हो या ना हो उसका कोई इफेक्ट नहीं। यानी मैं इसको ऐसे पुट कर दूं, नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि एक ग्लास है जिसके अंदर पानी है, या गैस स्टोव पर पानी हमने रख दिया, हम उसका सोचते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होगा। वो जो ओपन कंटेनर में जो पानी है ना, उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं। इसीलिए तो वो पानी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ भी है। आप गैस मत चलाओ, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, 2-3 दिन छोड़ दो, अपने आप वेपराइज हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो तो कम टेम्परेचर पे भी हो रहा है। हाँ, आप क्या करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, जिसके कारण उसकी वेपराइजेशन जो है वो बढ़ जाती है।
बहुतों को ऐसा लगता है कि पानी का टेम्परेचर, जैसे गैस स्टोव पे पानी रखा हो तो 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर आप सडनली हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर 100 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 150 180 ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो और ज़्यादा स्पीड से क्या होगा, वेपराइज होगा। तो एक खुले हुए कंटेनर में नदी का पानी है, नदी के पानी के लिए 373 केल्विन से कोई मतलब नहीं है, वो तो ओपन है, 100 डिग्री सेल्सियस से उसका कोई लेना देना नहीं है। बस ये जरूर है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो वो कम वेपराइज होगा, 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो ज्यादा वेपराइज होगा, 50 डिग्री अगर टच कर जाए तो और ज्यादा स्पीड से वेपराइज होने लगेगा। तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट जब भी सोचोगे इस तरह के कंटेनर से आप सोचोगे। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारा कंफ्यूजन फैलाया हुआ है, इवन बुक्स के थ्रू भी कंफ्यूजन फैलाया हुआ है। क्या कंफ्यूजन फैलाया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये मैंने ऐसे समझाया आपको, तो इसी में एक चीज और आती है, बहुत बार क्या होता है, एक दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बॉइलिंग और इवोपोरेशन। सुने होंगे आप लोगों ने ये वर्ड, बॉइलिंग और इवोपोरेशन। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना एंड इवोपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना। बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, बल्क फिनोमिना और सरफेस फिनोमिना। बट क्वेश्चन आता है ये सरफेस फिनोमिना का क्या मतलब हुआ भाई, क्या मतलब हुआ, बहुतों को तो पता ही नहीं सरफेस फिनोमेना का क्या, क्योंकि ऐसे वर्ड सुन लो चुप हो जाओ। कभी कभी ऐसा होता कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करे, कुछ ने क्वेश्चन पूछा, 2-3 हाई-फाई वर्ड बोल दो, सामने वाला सोचेगा ये क्या, नहीं पता, चुप हो जाएगा। सरफेस फिनोमेना क्या होता है, तो जब पूछते हैं सरफेस फिनोमेना क्या है, तो इवोपोरेशन में केवल सरफेस से ही मॉलिक्यूल वेपराइज होते हैं, जबकि बल्क फिनोमेना में मॉलिक्यूल अंदर से वेपराइज होते हैं। मैं डायग्राम वापस से बना दूं, बहुत सारी चीजें। तो यहां पर कहते हैं सरफेस से ही मॉलिक्यूल वेपराइज होते हैं, जबकि बल्क फिनोमिना की बात करें तो कहते अंदर से जाते हैं, अंदर से मॉलिक्यूल वेपराइज होते हैं। ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस है, आप सोचो अंदर से, यानी ये मॉलिक्यूल यहां था, इसे यहां जाना तो यहां से गायब हो जाएगा और यहां अपीयर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर ऑब्वियसली ये भी जाएगा वेपराइज, तो सरफेस पे जाएगा और फिर वेपराइज होगा, सरफेस पे जाके फिर ही हो पाएगा ना, बिना उसके तो नहीं हो सकता। तो फिर तो ये भी सरफेस है, और कोई भी मॉलिक्यूल जो यहां जाएगा वो सरफेस से होते हुए ही जाएगा, बिना उसके नहीं जा सकता। और मॉलिक्यूल्स तो लिक्विड में सारे ही मूव कर रहे हैं, ये थोड़ी फिक्स है कि 300 केल्विन पर जो सरफेस पर है वो सरफेस पे रहेंगे, वो कभी नीचे नहीं जाएंगे, वो तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, सरफेस वाले नीचे जा रहे हैं, नीचे वाले सरफेस पे आ रहे हैं, तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो फिर तो क्यों, ये कंफ्यूज करने के लिए, सर कंफ्यूज करने के लिए ये बनाया गया सरफेस फिनोमिना, बल्क फिनोमिना। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कैसे समझाए, एक तरफ तो कह दिया कि बॉइलिंग पॉइंट कि 373 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी वेपराइजेशन होगा, लिक्विड जो है वेपर में जाएगा। अब यहां तो फंस गए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 300 केल्विन पर भी ऐसा ही हो रहा है, 300 केल्विन पर भी ऐसा ही हो रहा है, तो अब इसको कैसे समझाया जाए, तो इसके लिए क्या कह दो कि नहीं ये बॉइलिंग नहीं है, ये इवोपोरेशन है, और ये क्या है, ये बॉइलिंग है, और ये क्या है, जा तो लिक्विड से गैस में ही रहा है। तो यहां पर कोई, मेरे लिए कोई दो अलग अलग वर्ड नहीं है, हर एक चीज लिक्विड गैस में जा रहा है। अब आप इसको कितने भी नाम देना चाहो वो आप पर डिपेंड करता है, बस मैं ये कह रहा हूं कि तो आप बना तो बॉइलिंग वर्ड ज्यादा यूज करो, बॉइलिंग पॉइंट एक वर्ड है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग वर्ड को यूज मत करो, बॉइलिंग पॉइंट एक वर्ड है। हाँ, हर एक में क्या हो रहा है, इवोपोरेशन हो रहा है, हर एक में क्या हो रहा है, इवोपोरेशन हो रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी। ये क्यों कहा जाता है बहुतों को, क्योंकि अब यहां से कैसे समझाएं, तो कह दो यहाँ इवोपोरेशन है वो बॉइलिंग है, जबकि ये डिफरेंस नहीं है। इवन कुछ बुक्स के अंदर वेपर और गैस में भी डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। वेपर किसे बोलते हैं, जो लिक्विड से बने, गैस जो गैस है, मतलब ऑक्सीजन क्या है, गैस। अच्छा, मैं ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं, लिक्विड ऑक्सीजन होती है, और फिर उसको वापस कन्वर्ट कर दूं, तो फिर क्या बोलूंगा उसे, गैस या लिक्विड, गैस या वेपर, सब कुछ एक, वेपर बोलो गैस बोलो। आइडियल मानते हो तो पीवी कोस टू सब, पीवी कोस टू एनआरटी सब पे लगेगी, नहीं तो वंडरवॉल इक्वेशन जो है वो सब पर लगेगी, राइट। तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये याद रखना यहां पर
कि लिक्विड, एक तो वर्ड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो मैं अभी समझाऊंगा उसके लिए बहुत जरूरी है, और आगे चल के एक चैप्टर और आएगा लिक्विड सॉल्यूशन, वो पूरा चैप्टर बॉइलिंग पॉइंट पर है, वो पूरा चैप्टर बॉइलिंग पॉइंट पर है। और लेकिन मैं आपको बता दूं वो चैप्टर सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड ये क्वेश्चन पूछोगे तो उन्हें नहीं पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कहाँ डिफाइंड है, कहाँ नहीं डिफाइंड है। हर जगह बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होता है, इस तरह के कंटेनर है तभी डिफाइन होगा, अदरवाइज बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टर्म जो है वो डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओ, इनको फिर से सोचो, जो मैं आपसे यहाँ कहने जा रहा हूँ वो सारी चीजें आपको सोचनी है, पता होनी चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पर किस तरह से इसको समझाया। अब हम वापस से एंट्रोपी वाले पार्ट पर आएंगे कि हम इसका एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कितना हो गया यार? हर बाहर चले जाते हैं, 1 घंटा हुआ।